Good afternoon, student. Today we will study the class 12 Indian history, theme 10, chapter colonialism and the countryside. तो उसमें हम आज स्टार्ट करेंगे कॉलोनिज्म एंड द कंट्रीसाइड, थीम 10, क्लास 12 का है इंडियन हिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे, उसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, जैसे कि बंगाल एंड जमींदारी, दूसरा हो एंड प्लॉग जो संथाल वाला है, और तीसरा दिया हुआ है और एक और टॉपिक है, वो पहले हम एक पढ़ेंगे बंगाल एंड जमींदारी, ठीक है, और फिर दूसरा हो एंड प्लॉग पढ़ेंगे, और फिर तीसरा है डेक्कन, जो महाराष्ट्र में क्या रिवोल्ट कैसे हुआ था वो सब दिया हुआ थर्ड पार्ट में, वो हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिर्फ बंगाल एंड जमींदार के बारे में पूरा, ठीक है। तो देखो, ब्रिटिश बंगाल एंड जमींदारी में ब्रिटिश 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ाई किया और जीत गया 1757 में, और बैटल ऑफ प्लासी जीत गया। उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर लड़ा 1764 में, ओपी जीत गया, और फिर उसके पास रेवेन्यू पावर आ गई। ये सब आपने क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में सब पढ़ा होगा ये सब, ठीक है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ब्रिटिश ने अब तुम्हारे एनसीईआरटी में 12th का एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, बंगाल एंड द जमींदार। तो पहले तो बंगाल में क्या होता था, ऑक्शन इन द बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट। बुर्दवान एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे जो बुर्दवान का जो किंग होता था उसको हम लोग बोलते थे राजा ऑफ बुर्दवान, मतलब राजा मतलब किंग मतलब उन लोग जमींदारी को ही एक नाम देते थे राजा, मतलब ये राजा ऑफ बुर्दवान मतलब वो जमींदार था बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो ऑक्शन बुर्दवान एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। तो एनसीईआरटी लिखती है कि परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793 में, जब ब्रिटिश 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीत गया। उसका फिर बहुत सारा रेगुलेशन एक्ट भी लाया था 1773 में, 1784 में, फिर 1793 में, उसके बाद फिर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाया 1793 में, ठीक है। तो इसमें जमींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर, इसमें परमानेंट सेटलमेंट लाके जमींदार को क्या बोला गया, ऑनर लैंड ओनर नहीं है विलेज का, बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ स्टेट बना दिया गया। मतलब जमींदार का जो है पावर को छीन लिया गया, ठीक है, उसको सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट बना के छोड़ दिया गया, और जमींदार को लैंड होल्डर, जो विलेज में लैंड होल्ड करता था जमींदार, वो सब पावर ले लिया गया, ठीक है। और बहुत सारे पावर थे जमींदार को, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। वो सारा जमींदार से पावर ले लिया गया था, और रेवेन्यू कलेक्टर सिर्फ स्टेट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करके स्टेट को देगा, बस इतने ही पावर था किसके पास, जमींदार के पास, जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एन ऑक्शन, और एनसीईआरटी लिखती है एन ऑक्शन इन द बुर्दवान में, कि बुर्दवान का जो राजा था, तो अब जब जमींदार परमानेंट सेटलमेंट लाया, तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि एक सनसेट लॉ था कि सनसेट के पहले इतना फिक्स रेवेन्यू स्टेट को देना है, अगर नहीं दिया जाएगा तो वो जो जमींदार है उसका ऑक्शन कर दिया जाएगा, और ऑक्शन पे किसी दूसरे जमींदार को दे दिया जाएगा वो जमींदारी, और वो दूसरा जमींदार फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू देगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि जो राजा बुर्दवान था, इसमें जब ब्रिटिश राजा बुर्दवान जब रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे किसको, स्टेट को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इसका लैंड को ऑक्शन करती है, तो इन लोग क्या करते हैं कि इन लोग का जो मैंस होते हैं, इन लोग का जो खुद का जो आर्मी होता है, या इन लोग खुद का कुछ रिच पर्सन्स होते हैं, या स्टेट बोल दो, स्टेट, इनका जो स्टेट का कुछ आर्मी होता है, वो उन लोग जाते थे और उन लोग खुद ऑक्शन करते थे इन बिहाफ ऑफ राजा ऑफ बुर्दवान, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका लैंड उसके स्टेट वाले लोग की खरीद लिए, और वापस उसका जमींदारी जो है राजा बुर्दवान का, वो जमींदारी वापस राजा ऑफ बुर्दवान के पास ही आ गया,
तो इससे ब्रिटिश को बहुत प्रॉब्लम हुआ कि ऑक्शन करने के बाद भी जमींदारी राजा बुर्दवान के पास ही है, क्योंकि राजा बुर्दवान के जो स्टेट लोग हैं उन लोग ही ऑक्शन में जा रहे हैं, उन लोग ही जमीन खरीद रहे हैं और वो जमीन ऑटोमेटिक राजा बुर्दवान के पास ही आ रहा है। तो ये एक पूरा एनसीईआरटी में पूरी कहानी लिखी हुई है। ये कहानी ठीक है, पता होगा, अच्छी बात है। तो ये कहानी पूरा लिखा हुआ है कि ये है। तो अब जब राजा बुर्दवान का जमींदार जो लैंड सिस्टम है, जमींदार को ऑक्शन क्यों करना पड़ रहा है, कारण क्या है? कारण ये है कि वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, मतलब जमींदार पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तभी तो डिफॉल्ट करने की, तभी तो ऑक्शन करने का नौबत आ गया, तभी तो जमींदारी डिफॉल्ट पेमेंट नहीं दे पा रहे स्टेट को, गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जब सैलरी रेवेन्यू नहीं दे पा रहे, इसलिए ऑक्शन कर रहे हैं। तो कारण क्या था जमींदारी का डिफॉल्ट होने का, मतलब रेवेन्यू क्यों नहीं दे पा रहे थे स्टेट को? तो फर्स्ट कारण ये है, इसमें 4 कारण है, 1 2 3 4 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज इनिशियली डिमांड वाज वेरी हाई फॉर द रेवेन्यू, इनिशियल डिमांड वाज वेरी हाई, ठीक है। जो जमींदारी में जो रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू तय करके रखा था वो बहुत ही हाई था इनिशियली। सेकंड, दिस हाई डिमांड वाज इम्पोज इन द 1790s, और ये डिमांड कब इम्पोज किया था? 1793 में, 1793 में। तो जब प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वे डिप्रेस्ड, और उस टाइम प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कम हो रहा था, और उस टाइम ये लोग ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट, और वहां से लोग मैक्सिमम रेवेन्यू गेन करने की ट्राई कर रहे थे। सो दे डिपेंड मेकिंग द डिफिकल्ट फॉर द रेयर्स टू पे देयर ड्यू टू जमींदार, और जिस कारण रेयर्स कैसे पे करेंगे? सिंपल सी बात है, जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा अच्छे से तो रेवेन्यू कैसे पे करेंगे रेयर्स जमींदारी को, और जमींदारी कैसे पे करेंगे स्टेट को? तो इसके कारण जमींदारी का ऑक्शन हो रहा था, जो हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे, एन ऑक्शन इन बुर्दवान, ठीक है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा है। थर्ड रीजन, पहला रीजन समझ गए, बहुत हाई डिमांड था रेवेन्यू का, रेवेन्यू डिमांड बहुत हाई करता था स्टेट, ठीक है, जिससे जमींदार रेवेन्यू हाई डिमांड कर रहा था पीजेंट से, रेयर्ड से। सेकंड, ऐसे टाइम में इंट्रोडक्शन किया गया था जमींदारी व्हेन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर वर डिप्रेस्ड, और डिप्रेस कारण क्या हुआ? रेयर्स they did not have the power, they did not pay their due to the जमींदार्स, ठीक है। अब तीसरा क्या है? the revenue was invariable regardless of the harvest and had to pay punctually, मतलब रेवेन्यू चेंज नहीं होता था। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस टाइम समझ लो बोलती 100 रुपए देना है, तो 100 रुपए किसी भी हालत में देना है, चाहे हार्वेस्ट हो या ना हो, क्रॉप हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड हैज टू पे पंचुअली, और हर महीने पे करना पड़ेगा, पंचुअली पे करना है रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट, चाहे फेमाइन आए चाहे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा रीजन है। चौथा रीजन क्या है? परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड पावर ऑफ द जमींदारी टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रेयर्स एंड मैनेज हिज जमींदारी। परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द, परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली क्या किया था? लिमिट कर दिया था पावर ऑफ द जमींदार्स को, मतलब जमींदार्स का जो पावर था ना वो काफी पावर ले लिया गया था, ठीक है। और जैसे कि जमींदारी लॉस्ट देयर जुडिशियली पावर एंड द डिसबैंड ट्रूप्स। पहले जमींदार अपने पास ट्रूप्स भी रखते थे, मतलब ट्रूप्स भी रखते थे, आर्मी रखते थे, उसके बाद फिर उनके पास जुडिशियल पावर था, फिर मतलब जैसे 2 आदमी लड़ रहे तो उनको न्याय देने का पावर भी था जमींदारी के पास। लेकिन ये सारा पावर ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट लेने के बाद सारा पावर इससे लेके किसको दे दिया? कलेक्टोरेट को दे दिया था। इसीलिए लिखा गया परमानेंट सेटलमेंट इनिशियल लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदारी टू, और इसको सिर्फ जमींदारी को क्या बना दिया? टू ओनली कलेक्ट द रेंट, रेवेन्यू रेंट, जो कि हम लोग यहाँ पढ़े थे। जमींदार was not one landowner in village but a revenue collector of a state। तो वो इसके कारण भी जमींदार डिफॉल्ट कर देते पेमेंट करने के लिए। तो 4 कारण, ये 4 कारण एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला है रेवेन्यू बहुत हाई था, दूसरा है रेवेन्यू हाई कारण
ऐसे टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था जब एग्रीकल्चर प्राइस वाज डिप्रेस्ड, और डिप्रेस के कारण क्या हुआ, रॉयर्स डिड नॉट पे देयर रेवेन्यू टू द जमींदार। तीसरा कारण यह है कि रेवेन्यू द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ड्यू टू बैड हार्वेस्ट। अगर हार्वेस्ट भी बैड हुआ, इफ हार्वेस्ट वाज बैड देन आल्सो रॉयर्स हैज टू पे द सेम अमाउंट, ठीक है। एंड परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदारी, जिसके कारण टू इनिशिएट द लिमिटेड द पार्लियामेंट और ओनली टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द रॉयर्स, ठीक है। और जमींदारी लॉस देयर जुडिशियल एंड द डिसबैंडेड ट्रूप्स। उसके बाद द राइज ऑफ द, अब हम लोग पढ़ेंगे 1.4, ठीक है, जमींदारी। अब जमींदार लोग तो डिफॉल्ट कर रहे हैं, जमींदार डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो कोई तो ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा जिसको अच्छा लगेगा। तो ऐसा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी था बंगाल में, और उन लोग कौन थे, रिच क्लास पीजेंट थे, क्लास ऑफ रिच पीजेंट। पीजेंट थे बट अमीर पीजेंट थे, क्लास ऑफ रिच पीजेंट। इसको एक अलग नाम दिया गया, इसको जोतेदार नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, जोतेदार, ठीक है, इसको जोतेदार नाम दिया गया। ये कौन थे, क्लास ऑफ रिच पीजेंट क्लास थे ये जोतेदार, ठीक है। इनका राइज हुआ, क्यों राइज हुआ, क्योंकि जमींदार डिफॉल्ट कर रहे हैं, और जमींदार डिफॉल्ट कर रहे हैं। और एक बात, जमींदार डिफॉल्ट कर, और जमींदार कहाँ रहते थे, सिटी में रहते थे। और जमींदार डिफॉल्ट करेंगे तो फायदा किसको होगा, जोतेदार को, जो कि क्लास ऑफ रिच पीजेंट थे, ठीक है। अब जोतेदार क्या करते थे, इनका कुछ कुछ फंक्शन है, एक दो याद रखना है, जैसे कि कंट्रोल द लोकल ट्रेड एज वेल एज द मनी लेंडिंग। इन लोग लोकल ट्रेड, जहां भी गांव में रहते थे, और जोतेदार गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, जहां भी विलेज में रहते थे लोकल ट्रेड को कंट्रोल करते थे, और लोकल ट्रेड को कंट्रोल करते थे और मनी लेंडिंग भी करते थे लोगों को, ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड वेयर कल्टिवेटेड बाय द शेयर क्रॉपर्स। और जोतेदार के पास जो भी लैंड होता था उनको कौन कल्टिवेट करता था, शेयर क्रॉपर्स कल्टिवेट करते थे। और शेयर क्रॉपर्स का दूसरा नाम क्या है, अधियार्स एंड बरगदार्स, ठीक है। अधियार्स एंड बरगादर्स, दोनों ही, तीनों ही सेम है। शेयर क्रॉपर का दूसरा नाम अधियार्स है और उसका ही दूसरा नाम बरगादर्स है, ठीक है। इन लोग क्या करते थे, खुद का प्लॉग लाते थे, और जो जोतेदार का जमीन है उसको ब्लॉक करते थे, और आधा खुद लेते थे हार्वेस्ट करके क्रॉप्स, और आधा जोतेदार को दे देते थे, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ लैंड वेयर कल्टिवेटेड बाय द शेयरक्रॉपर्स हु ब्रॉट देयर ओन प्लॉग एंड हैंडेड हाफ प्रोड्यूस टू जोतेदार। और जितना भी अनाज आता था उसमें से हाफ जोतेदार को दे देते थे और खुद हाफ रख लेते थे। अब जोतेदार, हमने अभी बताया, जोतेदार विलेज में रहते थे और जमींदार सिटी में रहते थे, ठीक है, ये है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाई स्टेट ऑफ जमींदार ऑक्शन जोतेदार, व्हेन स्टेट ऑफ जमींदार ऑक्शन। अब देखो, अब जमींदार का जब ऑक्शन होगा तो उसको खरीदने वाला कौन होगा, ये जोतेदार होंगे। व्हेन द स्टेट ऑफ जमींदार ऑक्शन जोतेदार परचेज देयर लैंड। और इन सम प्लेस जोतेदार, और भी कुछ जगह पे जोतेदार हम हावलादार बोलते थे, हावलादार बोलते थे, या घंटीदार बोलते थे, या मंडल से बोलते थे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम द 1.5 एनसीईआरटी 1.5 टॉपिक दिए है, उसमें है द जमींदार रजिस्ट। क्या जमींदारी खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। क्यों, जमींदार रजिस्ट मतलब जमींदार परसिस्ट कर रहा था, जमींदार रह रहा था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश का एक लॉ था, उसमें अगर कोई भी प्रॉपर्टी वुमेन के नाम पे, तो वो प्रॉपर्टी को ब्रिटिश एक्वायर नहीं करेगा। तो इन लोग जमींदार क्या करते थे, जैसे राजा बर्दवान था, ये क्या किया था कि बहुत सारा अपना प्रॉपर्टी अपने मदर के नाम कर दिया था, तो वो सारा प्रॉपर्टी कभी ऑक्शन होते नहीं था, तो जमींदारी रह रहा है। और दूसरा, जमींदार का ऑक्शन होता था तो अपने स्टेट के लोगों को भेजता था, और स्टेट के लोगों को भेज के वो जो जमींदारी, जो स्टेट का ऑक्शन हो रहा है वो स्टेट खुद ही रख लेता था, ठीक है। तो जमींदारी इस तरीके से कभी खत्म नहीं हुआ, परसिस्ट होते रहा, धीरे धीरे रहते ही रहा वो। उसके बाद कब जमींदारी
मतलब ऑलमोस्ट 80 to 85% खत्म हो गया। तो 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तब जमींदारी बहुत हद तक खत्म हो गया था और ज्योतिदास बहुत ही रैपिडली इंक्रीज किए थे। ठीक है, उसके बाद अब एक और टॉपिक है द फिफ्थ रिपोर्ट। ठीक है, अब ये फिफ्थ रिपोर्ट जो है वो उसमें ये फिफ्थ रिपोर्ट है क्या? तो फिफ्थ रिपोर्ट ये जितना भी हम लोग ने पढ़ा ये सारा फिफ्थ रिपोर्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, तो फिफ्थ रिपोर्ट 1002 पेज का था। 1002 पेज का फिफ्थ रिपोर्ट था और इसको सबमिटेड किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब? 1813 में। 1813 में 1813 में इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, सबमिट किया गया था फिफ्थ रिपोर्ट को। ठीक है, और ये रिपोर्ट के अंदर क्या था? तो रिपोर्ट के अंदर था रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है और एक्टिविटीज क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रही है और उसका एक्टिविटीज क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सब फिफ्थ रिपोर्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, तो और क्या लिखा था? बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी का रेवेन्यू कैसा था, रेवेन्यू डेटा, जुडिशियल डेटा और स्टैटिस्टिकल डेटा, तीनों डेटा और भी बहुत सारे डेटा है वो सारे लिखा था ये फिफ्थ रिपोर्ट में बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी का। ठीक है, अब देखो, अब उस टाइम देखो क्या हुआ था, ब्रिटिश में बहुत सारे लोग थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था इंडिया में। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी लोग प्राइवेट लोग हैं उन लोग क्या बोले, उन लोग बोले कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है वो सिर्फ इंडिया में वही ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, उनका मोनोपोली है, वो उसको खत्म करो क्योंकि हम लोग को भी प्रॉफिट चाहिए, हम भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो भी इंडिया में जाना चाहिए। कौन? प्राइवेट लोग बोल रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसके कारण वो सारा डिबेट हुआ था और ये सारा रिपोर्ट आया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन वो बोल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को खत्म करो। ठीक है, तो ये है उसका। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट पासेस सीरीज ऑफ एक्ट, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत सारा एक्ट पास किया था, जैसे 1773 में एक्ट पास हुआ, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसका और भी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, बहुत सारा एक्ट पास हुआ था। उसके बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट पास सीरीज ऑफ एक्ट एंड फोर्स द कंपनी, और कंपनी को फोर्स किया टू प्रोड्यूस द रेगुलर रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे उसके लिए रिपोर्ट लाओ रेगुलरली। ठीक है, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया था रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए फिफ्थ रिपोर्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द सिलेक्ट कमिटी। ठीक है, और इसलिए फिफ्थ रिपोर्ट को सिलेक्ट कमिटी ने प्रोड्यूस किया था, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट कमिटी याद रखना है, 1813 याद रखना है और 1002 पेज का रिपोर्ट था। ठीक है, इतना याद रखो। और ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी के में रेवेन्यू, जुडिशियल, स्टैटिस्टिकल बहुत सारा डेटा लिखा था, वो ओवर 800 पेज का सब डेटा है ये सब, लेकिन हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ये इतना याद रखो 800 पेज का डेटा था बस। उसका इट बिकम द बेसिस ऑफ द इंटेंस, और यही फिफ्थ रिपोर्ट बिकम द बेसिस ऑफ द इंटेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। और इसके कारण अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रूल करेगा इंडिया में, ये पूरा डिबेट चला था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कंक्लूजन, अब हम लोग ये रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या निकला? सो दे इंडिकेट दैट इंटेंट ऑन क्रिटिसाइजिंग द माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, द फिफ्थ रिपोर्ट दे इंडिकेट दैट इंटेंट ऑन क्रिटिसाइजिंग द माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। देखो जो कंपनी करप्शन कर रही है, जो गलत काम कर रही है, माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है कंपनी का, उसको क्रिटिसाइज करने के वजह वो फिफ्थ रिपोर्ट एग्जीक्यूट किया कि कोलैप्स ऑफ द ट्रेडिशनल जमींदारी पावर्स एज आल्सो ओवर एस्टिमेटेड द स्केल ऑन विच जमींदारी वेर लूजिंग देयर लैंड। तो फिफ्थ रिपोर्ट में
माल एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको उसमें डिबेट करने के वजह से उसको उसमें डिबेट नहीं किया गया, उसके वजह दूसरा टॉपिक को और लाया गया, क्या, जो जमींदारी है कैसे ट्रेडिशनल जमींदारी खत्म हो गया, ठीक है, एग्जीगरेट द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल जमींदारी पावर्स, कैसे ट्रेडिशनल जमींदारी पावर को खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे खत्म किया, उसके बारे में डिबेट हुआ, ना कि माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी के बारे में। उसके बाद फिर एज ऑल्सो ओवर एस्टिमेटेड द स्केल ऑन विच द जमींदारी वेर लूजिंग द लैंड, और कैसे जमींदारी अपना लैंड लूज किया, वो सब ओवर एस्टिमेट करके बताया गया, लिख के बताया गया, इतना इतना बहुत ओवर एस्टिमेट करके लिख के बताया गया। एज जमींदारीज वेर ऑक्शन, जमींदारी वेर नॉट ऑलवेज डिस्प्लेस, जमींदारी भले जमींदार को ऑक्शन करते थे, लेकिन जमींदार कभी डिस्प्लेस नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, वेर नॉट ऑलवेज डिस्प्लेस बट रिटेन द जमींदारी, और वो जमींदारी रिटर्न करता था, जो कि मैं राजा बर्धमान का बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये सारा है क्लास 12 का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हॉ एंड प्लॉप, जो इसका यही चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट 1, ओके। अब ये नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, इतना याद रहेगा, एग्जाम में बहुत अच्छा लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। थैंक यू।